हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं अनिश सिंह आपका मेरे यूट्यूब चैनल पीछे तैयारी में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए 9 अगस्त 2020 का करंट अफेयर लेकर आया हूं। उसे शुरू करने से पहले यार, अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा आप भी हमारे लिए मेहनत कर लीजिए। वो सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नेशनल इश्यूज हम शुरू करेंगे आज। इदुक्की लैंडस्लिप, 8 मोर बॉडीज़ फाउंड। जैसा कि आप सब जानते हैं, केरल में इदुक्की में लैंडस्लिप हुआ है जिसमें कई लोग की जान भी गई है और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू है। एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है। बट मैंने ये न्यूज़ क्यों रखा है, क्योंकि इसमें टर्म आया है लैंडस्लिप। ये जो टर्म है, इसके बारे में इसका डेफिनेशन यूपीएससी मेंस में ज्योग्राफी में पूछ सकते हैं। तो वो डेफिनेशन क्या है वो हम देख लेते हैं। सो व्हाट इज़ अ लैंडस्लिप? A landslide or a landslip is defined as the movement of a mass of the rocks, debris, or earth down a slope. Landslide are a type of mass wasting which denotes any downslope movement of soil and rock under the direct influence of gravity. मतलब कि जो हिंदी में हम जिसे कहते हैं भूस्खलन, जिसमें जो एक लैंड का बहुत बड़ा एरिया किसी स्लोप पे गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ आता है, तो उसे ही हम लैंडस्लिप या लैंडस्लाइड कहते हैं। इसके अलावा इसमें एक और न्यूज़ थी जो थी एराविकुलम नेशनल पार्क। तो ये एराविकुलम नेशनल पार्क क्या है वो हम देख लेते हैं। तो ये जो नेशनल पार्क है ये 97 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है और इट इज़ लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट जो है आपका अरेबियन सी की तरफ है। एंड वेस्टर्न घाट में ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो इदुक्की डिस्ट्रिक्ट है केरल में, वहीं पे लोकेटेड है। ये याद रखिएगा क्योंकि लैंडस्लाइड हुई है, न्यूज़ में आया है, तो इसके बारे में एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो है अभी एक रिसेंटली एयर इंडिया की जो फ़्लाइट थी वो क्रैश हो गई केरल में कैलीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, और उसमें कई लोग की जान भी गई है, कई लोग इंजर भी हुए हैं। तो इस न्यूज़ में एक कॉमन टर्म आया था, बहुत कॉमन टर्म था, कि टेबल टॉप रनवेज। अभी टेबल टॉप रनवेज क्या होता है ये हम देख लेते हैं। तो टेबल टॉप रनवे जो होता है ये एक प्लेट्यू या एक पठार पर बना होता है, एक हाइट पे बना होता है, जिसके दोनों साइड पर जो रनवे होता है उसके दोनों साइड पर स्लोप होता है, थोड़ा सा स्लोप होता है, जिसकी वजह से जो पायलट लैंडिंग करते हैं रनवे पर उनको वो स्लोप का, वो लेंथ का अंदाज़ा नहीं मिलता है, क्योंकि उनको एक हाइट से वो लेंथ छोटी दिखती है। तो उसे हम बोलते हैं टेबल टॉप रनवेज। अब इंडिया में टेबल टॉप रनवेज कितने हैं, तो टोटल हमारे इंडिया में 5 टेबल टॉप रनवेज हैं। पहला है जो है वो कोझिकोड केरल में है, दूसरा मैंगलोर कर्नाटक में है, तीसरा शिमला हिमाचल प्रदेश में है, चौथा पैकियोंग सिक्किम में है, और पांचवा लिंगपुई मिजोरम में है। ये याद कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। टेबल टॉप रनवेज काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है, तो ये भी एग्ज़ाम में आ सकता है, इसका डेफिनेशन पूछ सकते हैं, तो याद कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इंडिया चाइना मेजर जनरल डिस्कस सिचुएशन एट देप्सांग। अब देप्सांग जो प्लेन्स है वहाँ पर इंडिया चाइना के बीच में बैठक हुई है। तो ये देप्सांग प्लेन्स है क्या, ये कहाँ पर लोकेटेड है वो हम देख लेते हैं। ये जोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो देप्सांग प्लेन है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो इंडिया और चाइना को अलग अलग कर दी है उधर है। ये एक्चुअली लद्दाख का पार्ट है, जिसका वेस्टर्न पोर्शन जो है वो इंडिया कंट्रोल करता है, और सॉरी उसका जो जो उसका वेस्टर्न पोर्शन है वो इंडिया कंट्रोल करता है। इट इज़ नोन एज लद्दाख। एंड जो ईस्टर्न पोर्शन है उसे चाइना कंट्रोल करता है, एंड इट इज़ नोन एज अक्साई चीन। इस पे चाइना ने 1962 वॉर में कब्ज़ा कर लिया था। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक और जो काफ़ी न्यूज़ में है, वो है गलवान। तो जो गलवान है वो गलवान रिवर गलवान वैली से होकर निकलती है, और ये जो गलवान वैली है ये भी अक्साई चीन
और जो लद्दाख है यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया उसके बीच में स्थित है। इसके अलावा गोगरा हॉट स्प्रिंग्स के भी बारे में काफ़ी पूछते हैं। तो ये जो गोगरा हॉट स्प्रिंग है ये चैंग चेनमो रिवर वैली है लद्दाख में, वहाँ पर ये स्थित है गोगरा हॉट स्प्रिंग्स, याद रखिएगा लद्दाख में है। इसके अलावा एक और लेक का काफ़ी नाम आ रहा है, वो है पैंगोंग सो लेक। ये पैंगोंग लेक के बारे में हम देख लेते हैं। जो पैंगोंग लेक है ये है एक एंडोहेरिक लेक। अभी एंडोहेरिक लेक क्या होता है? ये वो लेक्स होते हैं जिसमें पानी आता तो है लेकिन पानी जाता नहीं, ठीक है। तो ये हिमालय में सिचुएटेड है एट द हाइट ऑफ 13,862 फीट्स, और इसकी जो लंबाई है दैट इज़ 134 किलोमीटर। एंड ये लद्दाख एंड तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन में फैला हुआ है, जिस पे चाइना कंट्रोल है, और लद्दाख जिस पे इंडिया कंट्रोल है। तो इस रीजन के बीच में फैला हुआ है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। WHO ने वार्न किया है अगेंस्ट वैक्सीन नेशनलिज्म। ये जो वैक्सीन नेशनलिज्म है ये एग्जैक्टली है क्या? व्हाट इज़ दिस वैक्सीन नेशनलिज्म? तो वैक्सीन नेशनलिज्म एक टर्म होता है जो डिसाइड करता है कि जो कंट्रीज़ हैं जो अभी कोविड-19 के वैक्सीन बना रही हैं या फिर कोई भी वायरस के वैक्सीन बनाती हैं, वो जो वैक्सीन बनाती हैं तो वो सिर्फ अपने सिटीज़न के बारे में सोचती हैं और दूसरे कंट्रीज़ के सिटीज़न के बारे में नहीं सोचती है। दिस इज़ कॉल्ड वैक्सीन नेशनलिज्म। अब इससे उसका नेगेटिव इफेक्ट क्या है? नेगेटिव इफेक्ट क्या है? ये होता है कि जब कोई कंट्री सिर्फ अपने सिटीज़न के बारे में सोचती है, अपने हिसाब से वैक्सीन डेवलप करती है, तो वो दूसरे कंट्रीज़ की हेल्प नहीं लेती है, दूसरे कंट्रीज़ तक उसमें कोई कंट्रीब्यूशन होता नहीं है। तो होता ये है कि वैक्सीन बनने में टाइम लग जाता है। फिर हम सेकंड चलते हैं WHO के सॉलिडरिटी ट्रायल्स पे। यार मैं नाम सुना होगा, WHO सॉलिडरिटी ट्रायल्स। ये क्या है? ये वो है जिसमें 25 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं और जिसमें 6,500 पेशेंट से ज़्यादा रिक्रूट हुए हैं, जिनके ऊपर ये वैक्सीन टेस्ट की जाएंगी। और ये सारी कंट्रीज़ मिलकर वैक्सीन तैयार कर रही हैं अंडर दी लीडरशिप ऑफ WHO। ठीक है, याद कर लीजिएगा, हो सकता है आपसे इंटरव्यू एग्जाम में पूछ लें। नेक्स्ट हम दूसरी स्लाइड देखते हैं। मुल्ला पेरियार जो डैम मुल्ला पेरियार जो डैम है केरल में, उसके ऊपर अभी काफ़ी न्यूज़ आई है कि काफ़ी बारिश हो रही है, तो जो डैम है उसमें पानी भर गया है। उसकी जो पानी की जो हाइट है डैम की वो 134 फीट तक हो चुकी है। तो इस पे ये काफ़ी न्यूज़ में आता है कि केरल गवर्नमेंट तमिलनाडु गवर्नमेंट से कह रही है कि जो डैम पे जो पानी का लेवल है उसे कम किया जाए। तो हम देख लेते हैं कि मुल्लापेरियार डैम आखिर है क्या। तो जो मुल्लापेरियार डैम है ये एक मेसनरी ग्रेविटी डैम है। याद कर लीजिएगा, ये एग्ज़ाम में काफ़ी पूछते हैं, बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि कौन से टाइप का डैम है ये और ये कौन से रिवर पे है। तो भाई नाम में ही लिखा हुआ है कि ये पेरियार रिवर पर है, और पेरियार रिवर कहाँ पर है? केरल में। तो ये है केरल में, लेकिन इसको मैनेज करता है तमिलनाडु। और इस डैम की जो पूरी हाइट है दैट इज़ 176 फीट, बट जो परमिसिबल हाइट है वो है 142 फीट। और अगर 136 फीट के ऊपर पानी चला जाता है तो इस डैम से पानी लेकर वैगे डैम में शिफ्ट कर दिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इंडियन रेलवेज़ ने म्यूज़ियम मालगुड़ी शुरू कर दिया है। ये म्यूज़ियम मालगुड़ी कहाँ पर शुरू किया है? तो शुरू किया है इन्होंने कर्नाटक के शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में अरासालू रेलवे स्टेशन पे। अब ये आपने काफ़ी सुना होगा, एक मशहूर दूरदर्शन पे एक सीरियल आता था मालगुड़ी डेज, जिसको डायरेक्ट किया था शंकर नाग ने। उसके ही ऊपर ये म्यूज़ियम बना है। और ये जो मालगुड़ी डेज की जो बुक है इसे R.K. नारायण ने लिखा था। ये एक इमेजिनरी टाउन था। तो ये याद रख लीजिएगा कि ये जो इसका म्यूज़ियम है ये कहाँ बना है? तो ये बना है अरासालू रेलवे स्टेशन, शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटक। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फॉर्मर MP नंदी येलैया का जो है देहांत हो गया है ड्यू टू कोविड-19। वो जो थे वो राज्यसभा के सदस्य भी थे और लोकसभा के भी सदस्य थे। तो ये याद कर लीजिएगा कि जो नंदी येलैया हैं ये कांग्रेस के भी लीडर रह चुके हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि GC मुर्मू हमारे नए कैग बने हैं। तो उन्होंने ओथ ले लिया है कैग का। नाउ ही इज़ द न्यू कैग ऑफ इंडिया।
इनसे पहले जो कैग थे वो थे राजीव महर्षि, जिनका टर्म ख़त्म हो गया है। जीसी मुर्मू को ओथ दिलाया है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने। ये याद कीजिएगा कि ये याद रखिएगा कि जो कैग को जो ओथ दिलाते हैं वो प्रेसिडेंट होता है। इसके अलावा जो जीसी मुर्मू का जो टेन्यूर रहेगा वो रहेगा अप टू नवंबर 2024 तक रहेगा। एक चीज़ और याद कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में बहुत कॉमन है, मतलब आपको ऑलमोस्ट पीसीएस के, एमपी पीसीएस, सीजीपीएससी, यूपी पीसीएस, यूपी पीसीएस लोअर, अपर, सिविल सर्विसेज, ये सब में ये क्वेश्चन आता ही आता है। ये उनका सबका फेवरेट क्वेश्चन है, वो ये है कि कौन से आर्टिकल है जो कॉन्स्टिट्यूशन का जिसके थ्रू कैग का पोस्ट एस्टैब्लिश होता है। तो याद कर लीजिएगा आर्टिकल 148, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 148 कैग की पोस्ट को एस्टैब्लिश करता है। और जो कैग से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज़ फ्रॉम 148 टू 151। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है 148, याद रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं हम। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम लॉन्च हुआ था, बट वो स्कीम अभी भी इतना नहीं फैला है। क्यों नहीं फैला है वो हम देख लेते हैं। तो न्यूज़ में आया था कि इंटर स्टेट जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो 2000 से भी कम हुआ है। और इतना कम क्यों हुआ है वो हम देख लेते हैं, उसका रीज़न क्या है। तो पहला रीज़न तो ये है कि जो वर्कर्स हैं उनको अवेयरनेस ही नहीं, उनको पता ही नहीं कि वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम शुरू हो चुका है। और सेकंड थिंग, 12 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ में अभी भी इस स्कीम को ज्वाइन नहीं किया है, जिसकी वजह से अभी भी ये स्कीम ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे वर्कर जो अपना जॉब छोड़ के गाँव या अपने घर गए थे वो वापस आ रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने जो अपना राशन का एलोकेशन होता है वो अपनी फैमिली के पास से छोड़ दिया है, क्योंकि वो सोचते हैं कि जहाँ पे काम कर रहा हूँ शायद वहीं खाने के लिए भी मिल जाएगा, तो मेरा गुजारा हो जाएगा और मेरे राशन से मेरी फैमिली का गुजारा हो जाएगा। इसके लिए इसमें ट्रांजेक्शन कम हुआ है। तो याद रखिएगा, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम एग्जैक्टली है क्या। ये ऐसी स्कीम है जिसमें कोई भी फेयर प्राइस शॉप से जो वर्कर है या जो कार्ड होल्डर है वो देश के कहीं कोई भी हिस्से से कहीं से भी सब्सिडाइज राशन ले सकता है विद द हेल्प ऑफ दैट राशन कार्ड। ज़रूरी नहीं कि जिस स्टेट का वो सिटीज़न है या जिस स्टेट का से वो बिलोंग करता है वहीं वो राशन ले सकता है, वो राशन कहीं से भी ले सकता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो अगेन ये एक कोर्ट में वक्त केस चल रहा है कि जिस पे प्रशांत भूषण पे, जो हमारे एक जाने माने वकील हैं, उन पे सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो है एक्ट लगाया है, उन पे उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है। तो इस पे उन्होंने प्ली फाइल की है कोर्ट में कि ये जो स्कैंडलाइजिंग ऑफ कोर्ट जो टर्म होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट होता है उसके अंदर एक टर्म होता है स्कैंडलाइजिंग ऑफ कोर्ट, वो बोल रहे हैं काफ़ी एम्बिगस है, इससे पता नहीं चल रहा कि एग्जैक्टली किस चीज़ से स्कैंडलाइजेशन होता है। तो वो हम देख लेते हैं कि वो कौन सा सेक्शन है। इस सेक्शन एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो सेक्शन है सेक्शन 2C1 ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट। और इसमें एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है कि सेक्शन 2C1 होल्ड्स इट इज़ अ क्रिमिनल कंटेम्प्ट इफ पर्सन्स पब्लिशर्स बाय वर्ड्स स्पोकन or written or by any other act anything which scandalizes or tend to scandalize or lower or tend to lower the authority of any court। तो ये सेक्शन याद कर लीजिएगा, हो सकता है इसके बारे में एग्ज़ाम में या इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ देते हैं हम। तो ये एक इंटरव्यू था यूनिसेफ के इंडिया चीफ ऑफ न्यूट्रिशन अर्जन दी वैक्ट का एक इंटरव्यू है। ये इंटरव्यू मैंने इसमें इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि ये एक क्वेश्चन है जो यूपीएससी मेंस में या आपके पीसीएस के मेंस में इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। तो ये एग्जैक्टली न्यूज़ क्या है, ये न्यूज़ ये है कि लॉकडाउन हैज़ हिट न्यूट्रिशनल सर्विसेज। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, लॉकडाउन की वजह से लोगों की न्यूट्रिशन जो उनके बॉडी में वैल्यू रहती है वो कम हो रही है। इसके पीछे कारण क्या है हम वो देख लेते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कोविड-19 फैला हुआ है, सब लोग घर पे हैं, सबकी जॉब जा रही है, लॉकडाउन की वजह से बिज़नेस बंद हो गए हैं, तो सबकी जॉब जा रही है, सब गरीबी में जा रहे हैं। तो जिससे कारण वो खाना
या फूड नहीं अफोर्ड कर पा रहे, नहीं खरीद पा रहे। तो उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट हैज़ बीन द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन न्यूट्रिशन सर्विसेज। तो पहला ये था कि उन्होंने कहा कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है 2013, उसके अंडर जो फ्री राशन मिलता है उससे कोविड-19 का जो इम्पैक्ट है वो कम पड़ा है, लेकिन फिर भी उसका असर देखने को मिल रहा है क्योंकि कुछ लोग तो अभी भी राशन नहीं पहुंच रहा है। इसके अलावा उनसे एक और क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट आर द चैलेंजेस इंडिया इज़ फेसिंग विज विज न्यूट्रिशन। तो उन्होंने कहा कि कोविड-19 की वजह से फूड इनसिक्योरिटी हो रही है क्योंकि लोगों के जॉब्स जा रहे हैं, लोगों की इनकम कम हो रही है। उन्होंने एक लैंसेट स्टडी के बारे में बताया जिसके हिसाब से 10.4 करोड़ अंडर 5 एज के बच्चों का डेथ हुआ है इंडिया में 2017 में, एंड उसमें से जो है 7,06,000 डेथ्स जो है वो माल न्यूट्रिशन की वजह से हुआ है। इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट जो है वो अपने सिटीज़न के न्यूट्रिशन के जो इनटेक पर भी ध्यान दे, उसे कम ना होने दे। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। इंटरनेशनल न्यूज़ आ गया है। तो भाई चाइना फिर से एक बीमारी लेकर आ गया है। अभी कौन सी बीमारी है वो हम देख लेते हैं। तो चाइना इशूज़ वार्निंग आफ्टर प्लेग पेशेंट डाइज। अभी प्लेग क्या है? तो चाइना का एक रीजन है इनर मंगोलिया, वहाँ पर एक पेशेंट की प्लेग की वजह से डेथ हो गई है। इस प्लेग को हम बोलते हैं ब्यूबोनिक प्लेग। तो एग्ज़ाम में ना ब्यूबोनिक प्लेग के बारे में पूछ सकता है। तो ब्यूबोनिक प्लेग क्या होता है? ये होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, याद रखिएगा। और ये इन्फेक्शन किससे फैलता है? ये फैलता है फ्लीज यानी कि मक्खियों से। इट इज़ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, याद रखिएगा। एग्ज़ाम में आ सकता है कि वायरल है, बैक्टीरियल है, फंगल है, या फिर कुछ भी नहीं है। तो याद रखिएगा कि ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। नेक्स्ट, ये बैक्टीरिया का नाम पूछ सकता है एग्जाम में। तो ये बैक्टीरिया का नाम है यर्सीनिया पेस्टिसिस। और ये कैसे कैसे फैलता है? मक्खी के कांटेक्ट में आने से ये बीमारी फैलती है। तो ये बैक्टीरिया का नाम और ये इन्फेक्शन किससे फैलता है, इसका वेक्टर क्या है, प्लस ये कौन से टाइप का इन्फेक्शन है वो याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। ये वन लाइनर क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बैंकिंग के एग्ज़ाम में या फिर MBA के एग्ज़ाम में, PCS में पूछ लेते हैं। तो मैंने इसको एक अलग से इंक्लूड कर लिया है। तो पहला क्वेश्चन है, हु इज़ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ हांगकॉन्ग। तो आप सबको पता है कैरी लैम, जिन पे अभी US ने सैंक्शन भी लगाया है। उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड कौन है? तो शी इज़ जैकिंडा आर्डन, बहुत फेमस प्राइम मिनिस्टर हैं। यहाँ तक कि उन्होंने न्यूजीलैंड में कोरोना वायरस के केसेस को भी ख़त्म कर दिया है। न्यूजीलैंड में पिछले 100 दिनों से एक भी केसेस नहीं है कोरोना वायरस के। एंड द मोस्ट रिसेंट न्यूज़ में जो थे, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ लेबनान। अभी रिसेंटली लेबनान में ब्लास्ट हुआ था, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन चुका है। तो उसका आंसर है माइकल ऑन, क्रिश्चियन है प्रेसिडेंट। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। इकोनॉमिक्स आ गया है। तो भाई लाइफ इंश्योरेंस के जो कंपनियां हैं उन्होंने पहली बार 7% का प्रॉफिट रजिस्टर किया है। अब ये ऐसा बिज़नेस में ऐसा क्या हो गया लॉकडाउन के दौरान या कोविड-19 के दौरान कि उनका बिज़नेस ऊपर चला गया। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि पैंडमिक फैला हुआ है, कोविड-19 फैला हुआ है, तो जो पब्लिक हैं उन सबका इंटरेस्ट जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस में बढ़ गया है। यहाँ तक कि वो प्रोटेक्शन इंश्योरेंस भी ले रहे हैं। प्रोटेक्शन इंश्योरेंस मतलब क्या? गवर्नमेंट ने कोरोना कवच का पॉलिसी शुरू किया है जिसमें कोविड-19 के अगेंस्ट में इंश्योरेंस कवर मिलता है 5 लाख का। वो भी पब्लिक बाई कर रही है। इसकी वजह से जो है लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों का फ़ायदा हो गया है, मुनाफा हो गया है। तो इसमें एक टर्म्स बहुत कॉमन आता है, बहुत ज़्यादा आता है न्यूज़ में, लेकिन हम उसको इग्नोर कर देते हैं। वो है IRDAI। ये क्या है? इसका फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये क्या है? ये ऑटोनॉमस स्टैट्यूटरी बॉडी है जो इंश्योरेंस को रेगुलेट करती है, इंश्योरेंस की इंडस्ट्री को रेगुलेट करती है। ये उन सबका रेगुलेटर है, IRDAI, याद रखिएगा। इसका हेड क्वार्टर हैदराबाद में है। बैंकिंग वालों का फेवरेट क्वेश्चन है कि IRDAI का हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो वो है भाई हैदराबाद में, याद रखिएगा। और इसके चेयरपर्सन कौन है? तो वो है सुभाष चंद्र कुंतिया। चेयरपर्सन के बारे में पूछ सकते हैं।
हेडक्वार्टर के बारे में पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं कौन सी टाइप की बॉडी है, ऑटोनॉमस है कि नहीं है, किसको रेगुलेट करती है। देखिए कितने क्वेश्चन बन जा रहे हैं सिर्फ IRDAI पे ही। तो ये पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। अब ये क्रिसिल की एक रिपोर्ट आई है कि जो RBI ने जो डिसीजन लिया है कि लेंडर्स एक बार जो लोन्स कंपनी ने लिए हैं उसको रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, तो उस पर ये न्यूज़ आई थी। उन्होंने कहा कि जो RBI ने जो रिस्ट्रक्चरिंग का विंडो ओपन किया है कंपनियों के लिए जो कोविड-19 के कारण स्ट्रेस के अंदर हैं, उनके लिए उन्होंने कुछ गाइडलाइन भी सेट की है कि अगर उन्होंने एक बार भी कभी 30 डेज़ में डिफ़ॉल्ट नहीं किया है बिफोर March 1, तो उनको ये जो फैसिलिटी है वो मिलेगी, क्योंकि RBI का जो लोन मोराटोरियम था वो अगस्त 31 को ख़त्म हो रहा है। तो रिपोर्ट में उन्होंने ये कहा है कि ये जो फैसिलिटी दी है आपने डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग की, ये फैसिलिटी जो है टाइमली मिलनी चाहिए। अब ये नहीं कि 31 अगस्त 2020 को मोराटोरियम ख़त्म हो गया, कंपनियां दौड़ रही हैं फैसिलिटी के लिए, उनको फैसिलिटी नहीं मिल रही है, 1 महीना 2 महीना निकल गया, तो ये जो टाइम निकलेगा इससे कंपनियों पे स्ट्रेस बढ़ेगा, उनके ऊपर लोन का लोड बढ़ेगा। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, वो इस रिपोर्ट में कहा गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इस इकॉनमी सेशन में सेंटर ने 553 करोड़ रिलीज़ किए हैं फार्म मैकेनाइजेशन के लिए। अब ये 553 करोड़ किस चीज़ के अंदर, किस स्कीम के अंदर रिलीज़ किया गया है? तो वो स्कीम है सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, SMAM। ये जो मिशन है ये अप्रैल 2015 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका एम ये था कि फार्म मैकेनाइजेशन करेंगे तो ऑब्वियसली है, अगर फार्मर्स के पास मशीन आएगी, नए नए इक्विपमेंट्स आएंगे, तो उनकी प्रोडक्टिविटी, जो उनकी खेती की जो पैदावार है वो बढ़ेगी। तो उसका टारगेट था कि फार्मर्स तक ये सुविधाएं पहुंच सके, ये मशीनें, ये आधुनिक तकनीकें उन तक पहुंच सकें। इसके लिए बजट में 1033 करोड़ का प्रावधान भी किया गया था। इसके थ्रू जो है फार्मर्स को अपने जो टाइम पे ऑपरेशंस करने होते हैं, जैसे भाई जब कल्टीवेशन करते हैं, तो जब हार्वेस्टिंग होती है तो एक छोटे से विंडो के अंदर होती है, तो वो जो हार्वेस्टिंग है वो टाइम पर कर पाएंगे, उस फूड का प्रोसेसिंग टाइम पर कर पाएंगे, और वो करने में जो उनका ऑपरेशन कॉस्ट होता है कम हो जाएगा, क्योंकि भाई मशीन यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली है ऑपरेशन कॉस्ट कम हो जाएगा क्योंकि मशीन यूज़ कर रहे हैं। और साथ ही साथ इस स्कीम के अंदर फार्मर्स को सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी दी जाती है, किस में दी जाती है? जो मशीनरी फार्मर्स खरीदते हैं उस पर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, और जिससे फार्मर्स वो मशीन का इस्तेमाल करके अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं। तो भाई ख़त्म हो गया, आज का बहुत ही बढ़िया सेशन था। कहिए कि मज़ा आ गया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आप तक ऐसे ही वीडियो पहुंचाते रहूँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट इन्फॉर्मेशन, बेस्ट से बेस्ट न्यूज़, या फिर जो अच्छे से अच्छा फैक्ट होता है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब न्यूज़ चैनल तो बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ लिखा रहता है, बट वो सब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट इतने नहीं होते हैं। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं जो है आप तक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहे हैं, जो उनके आंसर होते हैं, वो मैं आप तक लेके आऊँ। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कराऊँ। तो चलिए फिर आपसे नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं इसी तरीके के कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।